बच्चों, पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने जाना संविधान हमारा एक जीवंत दस्तावेज क्यों है। ये जीवंत दस्तावेज किस प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन किए जाते हैं और कौन कौन से संशोधन हमारे संविधान में अब तक किए गए हैं, किन किन कारणों से वो संशोधन हुए और क्या क्या उनके परिणाम हुए। उसके साथ ही अपन ने ये भी जाना कि किस प्रकार हमारे संविधान के विकास में हमारी न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और किस प्रकार हमारे राजनीतिज्ञों की परिपक्वता ने हमारे संविधान को रूप दिया एक जीवंत दस्तावेज का। अब वक्त हो चला है इस अध्याय की प्रश्नावली की ओर चलने का, तो चलिए प्रश्नोत्तर हल करते हैं इस अध्याय के। हमारा अध्याय संविधान एक जीवंत दस्तावेज। चलिए चलते हैं इसके प्रश्नोत्तरी की ओर। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है क्योंकि, यानी कि संविधान में वक्त वक्त पर बदलाव करना आवश्यक होता है। क्यों होता है? परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। किसी समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय पश्चात अप्रासंगिक हो जाता है। हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए। संविधान में मौजूदा सरकार का राजनीतिक दर्शन प्रतिबिंबित होना चाहिए। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। ये वाला वाक्य सही क्यों नहीं है? क्योंकि समय पश्चात संविधान अप्रासंगिक नहीं होता, बस परिस्थितियों के अनुसार उसमें थोड़ा सा बदलाव जरूरी हो जाता है। अपनी पीढ़ी का संविधान चुनने की आज़ादी अगर होगी तो हमें हमेशा ही नया नया संविधान बनाना पड़ेगा, नए संविधानों की रचना करनी पड़ेगी। और मौजूदा सरकार का राजनीतिक दर्शन नहीं होता है संविधान में, तो इसलिए संविधान संशोधन का ये कोई कारण नहीं है कि सरकार अपना राजनीतिक दर्शन संविधान के माध्यम से दर्शाए। वो अपना राजनीतिक दर्शन अपने शासन के माध्यम से भी प्रकट कर सकती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क। दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाना है। क्या है? राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। तो ये बात एकदम सही है। संशोधन विधेयक संसद से पारित होने के पास जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर करते हैं और फिर वो विधेयक अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उसको वापस संसद के पास भेज दें। संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। संविधान में संशोधन हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिनको हम संसद में भेजते हैं चुनकर, उन प्रतिनिधियों के द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जाता है। न्यायपालिका संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती, परंतु उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। व्याख्या के द्वारा वह काफी हद तक संविधान को बदल सकती है। एक तरह से ये बात सही भी है कि हाँ, न्यायपालिका है वो संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती, परंतु संविधान की व्याख्या करने का उसको अधिकार है, लेकिन संविधान को बदल नहीं सकती है न्यायपालिका। संविधान में बदलाव तो हमारी संसद ही कर सकती है। संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है। बिल्कुल, संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है, ये बात सही है, लेकिन उसको मूल संरचना के सिद्धांत का ध्यान रखना होता है, मूल ढांचे के सिद्धांत का ध्यान रखना होता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं? इस प्रक्रिया में ये कैसे शामिल होते हैं? सबसे पहले आता है मतदाता। तो मतदाता भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। मतदाता की कोई भूमिका नहीं है। हालांकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो आम नागरिक हैं वो भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे देशों में संशोधन करने से पहले जनमत संग्रह का भी प्रावधान है कि लोगों से पूछा जाता है कि कितने लोग इस संशोधन के पक्ष में हैं और कितने लोग विपक्ष में हैं। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इस दृष्टि से अपन देखें तो मतदाता संविधान संशोधन में कोई भूमिका नहीं निभा पाता है।
भारत के राष्ट्रपति भूमिका निभाते हैं, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही वो संविधान का जो विधेयक है संशोधन का वो अधिनियम बनता है। तो इस दृष्टि से ये हस्ताक्षर करते हैं, इन्हीं के हस्ताक्षरों से वो प्रमाणित होता है। तो भारत के राष्ट्रपति भी एक भूमिका तो निभाते हैं। राज्य की विधानसभाएं सभी संशोधनों में भूमिका नहीं निभाती हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कि आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति आवश्यक होती है। तो वो विषय जिन पर की विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति आवश्यक है, उन संशोधनों में राज्य की विधानसभाएं अपनी भूमिका निभाती हैं। संसद की बात करें तो संसद पूर्ण भूमिका निभाती है। सारे के सारे संविधान संशोधन संसद के द्वारा ही किए जाते हैं। राज्यपाल वाले में भी यही बात आ जाएगी कि जो विधेयक हमारी विधानसभा द्वारा पारित किए जाते हैं संशोधन के, जिन विषयों पर हमारी विधानसभाओं से हमें सहमति लेना आवश्यक है, वो विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही पारित होते हैं। न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका भी सीधे तौर पर संविधान संशोधन में कोई भूमिका नहीं निभाती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि संविधान का 42वां संविधान संशोधन अब तक का सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन रहा है। इस कथन के क्या कारण थे, मतलब कि ऐसे क्या कारण थे, बहुत अच्छे से पढ़ा अपन ने 42वें संविधान संशोधन को। तो क्या क्या कारण आपको यहाँ पर दिखते हैं, देखिए। यह संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया था। आपातकाल की घोषणा अपने आप में ही एक विवाद का मुद्दा था। तो ये भी एक कारण है कि 42वां संविधान संशोधन विवादास्पद रहा, क्योंकि आपातकाल के पृष्ठभूमि में निकला था और आपातकाल था वो खुद भी एक विवादित मुद्दा था। यह संशोधन विशेष बहुमत पर आधारित नहीं था, ये कोई कारण नहीं है। इसे राज्य विधान पालिकाओं का समर्थन प्राप्त नहीं था, ये भी कोई कारण नहीं है। संशोधन के कुछ उपबंध विवादास्पद थे, ये एक कारण है कि इस संशोधन में बहुत सारे ऐसे उपबंध थे जो कि विवादास्पद थे। इसके अलावा कौन सी बातें हैं जो कि विवादित रही कि उन्होंने न्यायपालिका की शक्तियों को कम किया था। जो लोकसभा का कार्यकाल है वो भी 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। तो बहुत सारे ऐसे उपबंध, ऐसी बातें थी जिन्होंने इस संविधान संशोधन को विवादित बनाया, विवादास्पद बनाया। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विभिन्न संशोधनों के संबंध में विधायिका और न्यायपालिका के टकराव की सही व्याख्या नहीं करता है। अपन को ये वाक्य देखना है कि कौन सा वाक्य है जो कि न्यायपालिका और संसद के टकराव की व्याख्या नहीं करता है। देखते हैं अपन। संविधान की कई तरह से व्याख्या की जा सकती है, इसीलिए टकराव होता है, तो ये तो व्याख्या करता है। खंडन, मंडन, बहस और मतभेद लोकतंत्र के अनिवार्य अंग होते हैं। बिल्कुल बहस होना चाहिए, आपस में एक दूसरे की बातों का तर्क वितर्क होना चाहिए, खंडन होना चाहिए, मतभेद होने चाहिए, ये जरूरी है लोकतंत्र के लिए। तो ये भी विधायिका और न्यायपालिका में आपसी मतभेद का अपन कहें की व्याख्या करता है। कुछ नियमों और सिद्धांतों को संविधान में अपेक्षाकृत ज्यादा महत्व दिया गया है। कतिपय संशोधनों के लिए संविधान में विशेष बहुमत की व्याख्या की गई है। अगला अपन देखते हैं, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी विधायिका को नहीं सौंपी जा सकती। ये वाला है, ये कथन है वो उनके टकराव की व्याख्या नहीं करता है। न्यायपालिका केवल किसी कानून की संवैधानिकता के बारे में फैसला दे सकती है, वह ऐसे कानूनों की वांछनीयता से जुड़ी राजनीतिक बहसों का निपटारा नहीं कर सकती है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि न्यायपालिका है, तो ये भी मतभेद का एक रीजन है कि न्यायपालिका है वो असंवैधानिक जो संशोधन किए गए हैं उनकी वैधानिकता पर फैसला दे सकती है कि वो संविधान की जो मूल संरचना है उसके अनुकूल है या नहीं है, संविधान के प्रावधानों के अनुकूल है या नहीं है। लेकिन उनके ऊपर अगर कोई राजनीतिक बहस होती है तो न्यायपालिका उसका निपटारा नहीं करती है। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के वाक्य के बारे में आपको सही वाक्य को चिन्हित करना है। बुनियादी सिद्धांत यानी कि मूल संरचना का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत एक ही बात है। तो इसके बारे में जो सही वाक्य है उसको अपन को चिन्हित करना है और गलत वाक्य को अपन को सही करना है। देखिए, संविधान में बुनियादी मान्यताओं का खुलासा किया गया है, ये बात गलत है। मूल संविधान में बुनियादी मान्यताओं का कोई खुलासा नहीं किया गया है, ये व्याख्या न्यायपालिका द्वारा की गई है।
बुनियादी ढांचे को छोड़कर विधायिका संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन कर सकती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो विधायिका है वो संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में कटौती भी कर सकती है, हमारे मूल अधिकार हमसे वापस भी ले सकती है, लेकिन बुनियादी ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। बुनियादी ढांचे का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। न्यायपालिका ने संविधान के उन पहलुओं को स्पष्ट कर दिया है जिन्हें बुनियादी ढांचे के अंतर्गत या उससे बाहर रखा जा सकता है। बिल्कुल न्यायपालिका ने यह बात स्पष्ट कर दी कि कौन कौन सी बातें हैं जिनको बुनियादी ढांचे के अंतर्गत रखना है और कौन सी बातें हैं जिनको बुनियादी ढांचे के बाहर रखना है। आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे और बहुत सारे ऐसे विषय न्यायपालिका ने डिफाइन किए हैं जो कि मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। यह सिद्धांत सबसे पहले केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित किया गया था। बिल्कुल सही बात है, इसके बारे में अपन ने अध्याय का जब अध्ययन किया था तब जाना था कि केशवानंद भारती मामले में 1973 में ये संरचना का सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत से न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ी हैं। सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि हाँ, इससे न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ी हैं और सरकार ने इसके ढांचे को स्वीकृत कर लिया है। लिखित में इसका उत्तर और देख लेते हैं। ये कथन सही नहीं है क्योंकि संविधान बुनियादी मान्यताओं का खुलासा नहीं करता है। बुनियादी मान्यताओं का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने ही दिया है, जैसा कि अभी अपन ने जाना। दूसरा कथन सही था ही। तीसरा कथन कि ये कथन भी सही है क्योंकि मूल ढांचे का सिद्धांत न्यायपालिका ने ही दिया है। घ वाला कथन अपन ने जाना ही था कि केशवानंद भारती वाले मामले में सिद्धांत दिया गया था, तो ये कथन भी सही है। और अड़े वाला कथन भी ये था कि इससे न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ी हैं, तो ये कथन भी सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सन 2000 से 2003 के बीच संविधान में अनेक संशोधन किए गए। इस जानकारी के आधार पर आप निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकालेंगे? समय का ध्यान रखना है। 2000 से 2003 के बीच में जो संशोधन किए गए थे, इस काल के दौरान किए गए संशोधनों में न्यायपालिका ने कोई ठोस हस्तक्षेप नहीं किया। ये कारण नहीं था कि न्यायपालिका ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो ये कारण नहीं है इसमें से। इस काल के दौरान एक राजनीतिक दल के पास विशेष बहुमत था, ये भी कारण नहीं है। कतिपय संशोधनों के पीछे जनता का दबाव काम कर रहा था। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ संशोधन जनता चाहती थी, जनता का दबाव था। इस काल में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं रह गया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये संशोधन विवादास्पद नहीं थे तथा संशोधनों के विषय को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों में सहमति पैदा हो चुकी थी। तो ये वाला कथन भी सही है। यानी कि जो अंतिम तीन कथन है गे, घे और अड़े, वो 2000 और 2003 के बीच जो संशोधन हुए हैं उनका कारण थे। संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी व्याख्या करनी है। कि संविधान में अपन ने देखा कि कुछ जो संशोधन है उनमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, कुछ में विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ अपन को ये बताना है कि संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है। चलिए उत्तर देखते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का संयोजन है, तो कठोरता देने के लिए कुछ मुद्दों पर अवांछनीय या फिर अनावश्यक संशोधन ना हो जाए, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। महत्वपूर्ण विषयों पर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को कठोर बनाया गया है। कुछ बेहद महत्वपूर्ण विषय हैं जो कि आवश्यक हैं, जो कि जन कल्याणकारी हैं और जिनके परिवर्तन से कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, जिनके बदलाव से कोई बड़ा परिणाम निकल सकता है। तो ऐसे परिवर्तन, ऐसे संशोधन बहुत सोच समझकर व्यापक सहमति से ही बनने चाहिए। इसलिए इस तरह की विशेष प्रक्रिया को मतलब कि विशेष बहुमत की प्रक्रिया को अपनाया गया है। और कारण देखते हैं, ताकि संशोधन पर राजनीतिक दलों और सांसदों की व्यापक भागीदारी हो सके, जो अभी अभी अपन ने बात की थी। सत्तारूढ़ दल अपने स्वार्थ हेतु कोई संशोधन करके संविधान की मूल भावना को खंडित ना कर दे, इसलिए विशेष बहुमत आवश्यक है। और अध्याय का अध्ययन करते हुए अपन ने जाना था कि विशेष बहुमत से जो संशोधन है वो केवल सत्ता दल नहीं कर सकता, 2/3 बहुमत पाने के लिए उसको जो विपक्षी दल हैं उनको भी समर्थन में लाना पड़ता है। तो इसलिए सत्ता दल केवल अपने स्वार्थ से वशीभूत होकर संविधान की मूल भावना को खंडित ना कर दे, इसलिए भी विशेष बहुमत की व्यवस्था की गई है।
भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था को देखते हुए राज्यों के समर्थन को कुछ विषयों में अपन ने जाना था कि राज्यों के समर्थन को आवश्यक बनाया है ताकि केंद्र सरकार है वो कुछ ऐसे इस प्रकार के संशोधन ना करते, संविधान के इस तरह के प्रावधानों में बदलाव ना कर दे जो कि राज्य की शक्तियों को कम करते हों, ताकि राज्यों को भी संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मिल सके। राज्य संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेंगे, राज्यों के पास मजबूती आएगी, राज्य शक्तिशाली होंगे और शक्तिशाली राज्य हैं वो हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था की पहचान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान में अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद की अलग अलग व्याख्याओं का परिणाम है। क्या है? भारतीय संसद में अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद दोनों ने अलग अलग व्याख्या की। संविधान संशोधन 42 फिर याद आ जाता है इस बात पर कि न्यायपालिका ने कुछ और व्याख्या की, संसद ने कुछ और व्याख्या की। तो संसद ने न्यायपालिका की व्याख्या को पलटने के लिए, अपनी व्याख्या को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए बहुत सारे संशोधन कर दिए। तो देखते हैं इस उत्तर को अपन। भारतीय संविधान में अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद की अलग अलग व्याख्याओं का परिणाम रहे हैं। अब चलिए इसके उदाहरण के द्वारा अपन उत्तर देखते हैं। शंकरी प्रसाद मामला 1951 में हुआ था। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और 1951 में ही इस तरह के मामले आने शुरू हो गए थे। तो शंकरी प्रसाद मामला हुआ था 1951 में। इसमें पहले संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई। मतलब कि 1951 में शंकरी प्रसाद जो मामला था उसने चुनौती दी थी संविधान के पहले संशोधन को ही, क्योंकि उसमें संपत्ति का जो अधिकार था उसमें कटौती की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति भी अंतर्निहित है। ये मामला 1951 में हुआ था, शंकरी प्रसाद मामला। और इस शंकरी प्रसाद मामले में हमारी न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो हमारी संसद को संविधान संशोधन की शक्तियां प्राप्त हैं, उन शक्तियों के तहत हमारी संसद मूल अधिकारों में भी कटौती कर सकती है, यानी कि मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ मामला फिर होता है 1967 में, जिसकी बात अपन ने पिछले वीडियो में भी की थी। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहले वाली स्थिति बदल दी, यानी कि ये वाला जो निर्णय दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने, इसको बदल दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, और ये कहा कि नहीं, संसद है वो मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, मूल अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती, मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। इस निर्णय की प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां संविधान अधिनियम 1971 अधिनियमित कर दिया। जो ये निर्णय गोलकनाथ वाला निर्णय दिया था, उस निर्णय की प्रतिक्रिया में और संविधान ने दे दिया 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। हो गया ना संशोधन, तो अधिनियम दे दिया इन्होंने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इस मामले को जो न्यायपालिका का ये जो निर्णय दिया गया था, इस निर्णय को पलट दिया। 1973 में आता है केशवानंद भारती वाला मामला, बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। ये वाले मामले के अंदर फिर न्यायपालिका ने अपने ये जो गोलकनाथ वाला मामला था, इस निर्णय को पलट दिया और ये कहा कि संविधान है उसमें संशोधन की, किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वो मूल अधिकारों में परिवर्तन, वो मूल अधिकारों में कटौती या फिर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन मूल ढांचे के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। उन्होंने मूल संरचना का सिद्धांत दिया। संसद ने इस निर्णय की प्रतिक्रिया में फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया, जिसके तहत न्यायालय की शक्तियों में कटौती की गई थी। अब अपन ने जानी ना ये बात कि जो 1973 के अंदर केशवानंद भारती वाला मामला आया था, जो कि संसद ने, न्यायपालिका ने ये मामला दिया था कि संसद की जो शक्तियाँ हैं संविधान संशोधन करने की, वो थोड़ी सीमित कर दी थी, क्योंकि मूल संरचना के सिद्धांत को अब संसद को ध्यान रखना था। इसलिए संसद ने इस फैसले को पलटने के लिए संविधान में 42वां संविधान संशोधन कर दिया। और आपको याद होगा जब अपन ने पढ़ा था, इस संशोधन का एक प्रावधान ये था कि संविधान संशोधन के जो भी मामले हैं वो न्यायिक समीक्षा से परे हैं। मतलब कि अब जो अपनी न्यायपालिका है ना, वो कोई निर्णय नहीं देगी कि आपके द्वारा ये किया गया बदलाव है वो संवैधानिक मामलों के अनुरूप है या नहीं, संविधान की मूल भावना के अनुरूप है या नहीं, मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। तो इस तरह से न्यायालय
न्यायालय का ये निर्णय बदलने के लिए, न्यायालय की ये प्रतिकूल व्याख्या बदलने के लिए 42वां संविधान संशोधन हमारी सरकार ने किया। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही विवादित संविधान संशोधन था तो इसके बहुत सारे प्रावधानों को बदलने के लिए फिर से संविधान संशोधन हुए, 43वें और 44वें संविधान संशोधन। 10th क्वेश्चन देखते हैं। अगर संशोधन की शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है, निसंदेह है, जो हम चुनकर भेजते हैं जिन लोगों को संसद में, उन्हीं के पास शक्ति होती है हमारे संविधान को संशोधित करने की। तो अगर संशोधन की शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है तो न्यायपालिका को संविधान की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं क्या कि न्यायपालिका को नहीं लेना चाहिए निर्णय? देख चुके हैं अपन, इतने सारे संशोधन हुए कि किस तरह से हमारी संसद ने इस तरह के उपबंध कर दिए थे जो कि निसंदेह हमारे संविधान की मूल भावना के, मूल ढांचे के कतई अनुकूल नहीं थे। हमारे संविधान की जो मूल आत्मा है, जन कल्याण की जो आत्मा है, लोकतांत्रिक मूल्यों आधारित जो आत्मा है, उसके अनुकूल नहीं थे। तो इस कथन से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं, क्योंकि जब जब न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया है, जब जब न्यायपालिका ने इस संबंध में अपने निर्णय दिए हैं, वो निसंदेह शक्ति संतुलन के सिद्धांत के अनुरूप हैं और संविधान की मूल ढांचे की रक्षा करते हुए नजर आते हैं। देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले तो असहमत हैं इस कथन से पूर्णतया। क्यों असहमत हैं? क्योंकि संसद द्वारा किए गए संशोधनों पर न्यायपालिका द्वारा वैधता का निर्णय लेने का अधिकार शक्ति संतुलन एवं अवरोध के सिद्धांत के अनुकूल है। बहुत बार जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वार्थवश कुछ गलत संशोधन किए जा सकते हैं। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं, कुछ तो अपन ने पढ़े भी हैं, और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि स्वार्थवश कर दिया जाता है संविधान में संशोधन। तो न्यायपालिका है वो ऐसे कानूनों पर रोक लगाती है। बहुत बार जनप्रतिनिधियों द्वारा दलीय राजनीति और प्रतिस्पर्धा के वशीभूत होकर भी निर्णय लिए जाते हैं। बहुत बार जो हमारी कार्यपालिका है, हमारी जो विधायिका है, वो दलीय प्रतिस्पर्धा के कारण भी कई बार संशोधन कर देती है। तो इस वजह से भी कोई संशोधन अगर गलत हो जाए, जो कि संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है, तो न्यायपालिका है वो उसका बचाव करती है। न्यायपालिका ने मूल संरचना का सिद्धांत देकर संवैधानिक मूल्यों को और अधिक मजबूत बनाया है। इसलिए न्यायपालिका द्वारा संशोधन की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार कहीं भी अनुचित नहीं है। न्यायपालिका ने हमेशा ही रक्षा की है हमारे संविधान की, हमारी मूल संरचना की, मूल ढांचे की और उन मूल्यों की जो कि संविधान निर्माण करते समय हमारे संविधान निर्माताओं के मन में थे, और जिन मूल्यों का निर्माण, जिस तरह के प्रजातंत्र का निर्माण वो करना चाहते थे, उन आशाओं, उन अपेक्षाओं, उन लक्ष्यों को एक सुदृढ़ सुरक्षा प्रदान करता है हमारी न्यायपालिका। इसलिए न्यायपालिका का जो ये हस्तक्षेप है ये कतई अनुचित नहीं है, ये होता रहना चाहिए ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे हमारे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य। तो ये था अपना अध्याय 9, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। धन्यवाद।